हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक संविधान की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हम संविधान के हर वो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज हम लोग इस श्रृंखला में, इस सीरीज में एक नया टॉपिक आपका लेकर के आए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के बारे में सब कुछ समझते हैं। क्या है मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में था, नहीं था, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, पहले कितने हुआ करते थे, किन अमेंडमेंट के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इन समस्त बातों को लेकर के आज हम अच्छे तरीके से मौलिक कर्तव्य का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए बिना किसी हिचक के। सबसे अच्छे आइए सबसे पहले समझते हैं मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले समझते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4 का में है। भाग 4 का में पहले हम कुछ बातों को इस तरीके से समझ लेते हैं जो वन लाइनर एग्जाम पॉइंट व्यू से पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जामों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं? जैसे हमने कहा मौलिक कर्तव्य, तो यह भाग 4 का में है और यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल में केवल और केवल एक आर्टिकल में है, 51 का में। क्या यह बातें समझ पाए? अगर क्वेश्चन कर देगा, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, तो क्वेश्चन यह कह सकता है कि यह जो मौलिक कर्तव्य है इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत का मतलब ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो एक तरीके का यह रूसी संविधान से लिया गया है। रूसी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूसी संविधान, USSR से। ओके, यहाँ तक बातें समझ पाए। यह जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का में यह मेंशन किया गया है। इसका स्रोत क्या है? तो यह रूसी संविधान या USSR से इसका स्रोत है, मतलब लिया गया है। ये बातें समझ में आई। दूसरी बात को समझते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे मौलिक कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरीके से जैसे हम समझ लेते हैं अमेरिका समझ लेते हैं, कनाडा समझ लेते हैं, आदि बड़े बड़े देशों में मौलिक कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन संभवतः एकमात्र जापान में यह मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मतलब कि यह जो मौलिक कर्तव्य है बड़े बड़े देशों में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इसका जिक्र किया गया है और एकमात्र जापान के संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? यहाँ तक बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब समझते हैं इसके पृष्ठभूमि पर। इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, समझने की कोशिश करिएगा कि मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, इसका मतलब है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश किया था, तो संविधान निर्माता को यह नहीं समझ पाए होंगे या उनको आवश्यकता नहीं लगी होगी कि मूल कर्तव्य जैसे भाग को संविधान में ऐड किया जाए। हालांकि यह जो आपका मूल कर्तव्य है यह नागरिकों के अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी बताता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि नागरिकों के अधिकार के साथ साथ व्यक्ति के कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो चलना मेरा अधिकार है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी रखना ये मेरा क्या है? कर्तव्य है। यही होता है आपका क्या? मूल कर्तव्य। जैसे दूसरी बात को समझिएगा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मेरा क्या है? कर्तव्य है। इसी तरीके से और बातें समझिएगा, हम लोग बस में, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान ये मेरा आपका नागरिक का अधिकार हुआ, लेकिन आगे यदि कर्तव्य की बात करते हैं तो उस बस में यात्रा कर रहे हैं तो करने के पश्चात उस बस को किसी तरीके से क्षति ना पहुंचाइए, सीट को ना फाड़िए, खिड़की पे लगे हुई स्लाइडिंग कांच को ना तोड़िए, गंदगी ना मचाइए, ये मेरा क्या है? कर्तव्य है। इसी तरीके से ट्रेन में सफ़र करेंगे तो ट्रेन में सफ़र करते समय यात्री का या नागरिक का अधिकार होगा, लेकिन उनका कर्तव्य है कि ट्रेन की सुरक्षा,
सफाई, गंदगी ना फैलाएं, खिड़कियां ना तोड़ें, सीटों को ना फाड़ें, एक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। सार्वजनिक कोई जगह है उसको, उस चीज़ों को, सार्वजनिक चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश ना करें, इसको बनाए रखें, ये मेरा क्या है, मूल कर्तव्य है। तो मेरे भाई, मूल कर्तव्य का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है नागरिकों के अधिकार के साथ साथ व्यक्ति को उसके कर्तव्य को भी निभाने आना चाहिए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में एक अलग से भाग 4 का और एक अलग से आर्टिकल अनुच्छेद 51 का के तहत इसे जोड़ा गया। ये इतनी बातें समझ पाए। अब चलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति अच्छे से हम लोग समझते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, देखिए समझिएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में, इंदिरा गांधी का समय था और उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का क्या किया, गठन किया और उन्होंने कहा कि नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनको अपने मूल कर्तव्य भी निभाने आना चाहिए, उनको अपने मूल कर्तव्य के बारे में अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसी के पश्चात इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया यह मूल कर्तव्य पे क्या करता है, सिफारिश करता है और सिफारिश करके यह रिपोर्ट लगाता। तो हुआ क्या था, 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी 1976 में और सरदार स्वर्ण सिंह समिति केंद्र सरकार की सलाह पर बनाई गई थी, कांग्रेस की केंद्र सरकार की सलाह पर बनाई गई थी। अब बात को समझते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या क्या बातें कही थी। सरदार स्वर्ण सिंह ने सबसे पहली बात मूल कर्तव्य से रिलेटेड यह कही थी कि मूल कर्तव्य का एक अलग से पाठ होना चाहिए, एक अलग से पाठ होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। दूसरी बात स्वर्ण सिंह ने क्या कहा मूल कर्तव्य से रिलेटेड, इन्होंने बताया नागरिकों को अपने अधिकार निभाने के साथ साथ कर्तव्य को भी निभाने आना चाहिए। क्या यह बातें समझ में आई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य से रिलेटेड पहला प्रस्ताव या पहली सिफारिश क्या की थी कि यह जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य का एक अलग से संविधान में पाठ होना चाहिए। दूसरी बात को सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या कहा कि नागरिकों को अपने अधिकार के साथ साथ उनकी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके कुछ अपने कर्तव्य भी होने चाहिए। मतलब क्या है कि नागरिकों को अपने अधिकार निभाने के साथ साथ वो अपने कर्तव्य को भी निभाने अच्छे तरीके से आना चाहिए। तीसरी बात सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या कहा, तो स्वर्ण सिंह समिति ने इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की। ये 3 बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। बात को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मूल कर्तव्य एक अलग से पाठ होना चाहिए, पहली सिफारिश थी सरदार स्वर्ण सिंह की। दूसरी सिफारिश नागरिकों को अपने अधिकार के साथ साथ अपने मूल कर्तव्य भी निभाना अच्छे तरीके से आना चाहिए। और सरदार स्वर्ण सिंह ने यह भी कहा कि संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य, मतलब संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की क्या की थी, सिफारिश की थी। यह इतनी सी बात समझ में आई। सरदार स्वर्ण सिंह की यह सिफारिश केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और जब यह समिति की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया तो इसी के तहत संविधान में एक संशोधन किया गया। एक संविधान में क्या हुआ, संशोधन हुआ, जिसका नाम था 42वां
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इसी के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, एक नया भाग 4 का जोड़ा गया तथा केवल और केवल एक आर्टिकल जोड़ा गया, केवल और केवल एक अनुच्छेद जोड़ा गया। वह अनुच्छेद था केवल और केवल 51 का। बातें समझ में आई मेरे दोस्त? आप लोग यहाँ तक शायद अच्छी तरीके से सभी बातों को, कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए अब चलते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का में है, स्रोत क्या है? रूसी संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का भाई 1976 में केंद्र सरकार की सलाह पे इसका गठन किया गया। इसने क्या क्या सिफारिश की? मूल कर्तव्य एक अलग से पाठ होना चाहिए, नागरिकों को अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को निभाना अच्छे तरीके से आना चाहिए, और इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। बातें समझ में आई? केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की पूरी सिफारिश को स्वीकार किया और संविधान में एक अमेंडमेंट किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसके तहत संविधान में एक अलग भाग 4 का और एक अलग से आर्टिकल 51 का को क्या किया गया? ऐड किया गया। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बात को मेरे भाई समझना यह है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। 1-2 को हटा दिया गया था, नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इनकी समिति की सिफारिश के आधार पे कुछ चीजों को जोड़ा गया था। बाकी उस समय मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य की संख्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। अब आगे आपको बताएंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो इसको भी आप सुन लीजिएगा, अभी हम आपको बताएंगे। यह जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, पिता माता या बच्चों के जो संरक्षक होंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है और इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यहाँ तक शायद आप लोग बातें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक आप पूरे डाटा को नोट करेंगे, समझेंगे। जो बातें ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अभी हम लोग इतनी तैयारी करने के बाद, इतना डाटा कंप्लीट करने के बाद हम तैयारी अगली बढ़ाते हैं, अगले स्टेप की ओर चलते हैं। मूल कर्तव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ तक बातें मेरे दोस्त आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, मूल कर्तव्य से जो विशेषता होती है, ज़्यादातर आपके वनडे एग्जामों में क्वेश्चन तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन और एग्जामों में जब थोड़ा सा आप बड़े लेवल का एग्जाम देंगे, एसआई वगैरह का, एसएससी वगैरह का जब एग्जाम देंगे, तो उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या मूल कर्तव्य न्यायोचित होता है या गैर न्यायोचित होता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो मूल कर्तव्य है, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है या विदेशियों या दोनों को दिया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑप्शनल में। और एक बात मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा, आपको यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य की जो 11 की 11 मौलिक कर्तव्य की सूची है, हम लोग इसको अभी नहीं करवा रहे हैं। इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, 4 ऑप्शन दे करके। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे आपका एक फोल्डर टाइप में बना करके यहाँ पे 11 आपकी मूल कर्तव्य की सूची को क्या करेंगे, 11 मूल कर्तव्य की सूची को ऐड कर देंगे। ओके, ये बातें समझ में आई या नहीं? अब चलिए हम चलते हैं मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, कुछ मूल कर्तव्य जो होते हैं ये नैतिक होते हैं, और कुछ मूल कर्तव्य क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कुछ मूल कर्तव्य आपके नैतिक होते हैं और कुछ नागरिक के कर्तव्य होते हैं। तो कुछ मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं, और कुछ नागरिकों के कर्तव्य हैं। कुछ नागरिकों के कर्तव्य हैं।
ये पहली आपकी विशेषता क्या है? तो पहली आपकी यह विशेषता है कि कुछ मूल कर्तव्य जो होते हैं ये नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ मूल कर्तव्य ये नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। जैसे बात को समझना है इसमें, जैसे एक बात को आप लोगों को ध्यान देना है, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, उच्च आदर्शों का सम्मान स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है। जबकि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक का कर्तव्य है। बात को यहाँ पे समझना है। देखिए, पहली विशेषता यह है कि कुछ मूल कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। तो कुछ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना, यह एक नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ साथ हम अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। यह मेरा क्या है? यह मेरा एक नागरिक का कर्तव्य है। मतलब ये मेरे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करें। और मौलिक कर्तव्य का मतलब ही यही होता है कि आपको अपने अधिकार के साथ साथ आपको अपने कर्तव्य भी निभाने अच्छे तरीके से आना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए। इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब दूसरी बात को समझते हैं, इसकी दूसरी विशेषता को समझते हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह गैर न्यायोचित होता है। यह गैर न्यायोचित होता है। गैर न्यायोचित इसलिए होता है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता। जिस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो डिफरेंट की एक क्लास हम लोग पढ़ाए हैं, यदि आप लोग वहां से क्लास किए होंगे तो जो मूल अधिकार बताए थे, मूल अधिकार क्या होता है? तो मूल अधिकार वाद्य योग्य होता है और न्यायालय द्वारा इसे लागू करवाया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसी के तरीके से आप फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आप समझें कि यह जो मूल कर्तव्य होता है यह भी गैर न्यायोचित होता है और इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जाता। क्या यह बातें समझ में आई? दूसरी और विशेषता को समझते हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अधिकार, मतलब यह जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। जबकि फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारतीयों के लिए है और कुछ फंडामेंटल राइट्स भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, यह केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं, विदेशियों के लिए नहीं। मेरी बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये जो आपकी तीसरी विशेषता है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। देखिए, तीसरी विशेषता इसलिए भारतीय नागरिकों के लिए है, जैसे आपको फंडामेंटल राइट बताए थे, तो फंडामेंटल राइट्स जो हुआ करता था यह भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए हुआ करता था। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स भारतीयों के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए। लेकिन आपका यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य, यह केवल और केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। विदेशियों के लिए इसकी कोई भी व्यवस्था
नहीं है। बातें यहाँ तक समझ में आई। ये संविधान में मौलिक कर्तव्य की 3 प्रमुख विशेषता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन या इसकी और ज़्यादा विशेषता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये जो नंबर 2 का पॉइंट लिखा है और ये जो नंबर 3 का पॉइंट लिखा है, इन 2 बातों को आप अच्छे तरीके से और विशेष तरीके से दिमाग में बिठाइएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ये दोनों चीज़ों पूछने की, ठीक, ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज़्यादा होती है। क्या मेरे दोस्त इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? मौलिक कर्तव्य की विशेषता को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए हम अगली विशेषता पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं कि यह जो मूल कर्तव्य है इसका महत्व क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिएगा, इसके बाद हम चलते हैं आगे। समझेंगे भाई, नागरिकों के अधिकारों का जो प्रयोग है या अधिकारों का प्रयोग करते वक्त आप ऐसे समझें, जो नागरिक हैं, नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्यों की क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एक मूल कर्तव्य का एक बहुत बड़ा महत्व है कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज में यह जो कर्तव्य है इसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बातें समझ पाए? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा महत्व इसका क्या है, दूसरे महत्व पे चर्चा करते हैं। दूसरा महत्व क्या है, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने आदि के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। नष्ट करने के खिलाफ एक तरीके की चेतावनी, मतलब यह जो आपका मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी कोई काम करें, समाज विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधि में, यह जैसे आप राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, मतलब यह महत्व यह है कि आप राष्ट्रध्वज को जलाने, एक आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं, राष्ट्रध्वज को नहीं जलाना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नहीं नष्ट करना चाहिए। ये आपका क्या है, एक तरीके का मूल कर्तव्य है। इस तरीके की गतिविधि के खिलाफ ऐसे काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरा मूल कर्तव्य है कि नहीं, हम राष्ट्रध्वज को नहीं जलाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे। यह मेरा एक तरीके का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसी तरीके से अब अगली बात करेंगे, यह एक तरीके का डिसिप्लिन करता है, एक तरीके से यह अनुशासन बनाता है, किसी भी गलत काम को करने के लिए यह अनुशासित करता है। जैसे आप इसी को समझ लें, राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, एक तरीके से यह अनुशासित करेगा कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। क्या यह बातें समझ पाए? मूल कर्तव्य का यह महत्व भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। लेकिन बात कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बेकार हो, बेकार है कोई बात नहीं, अच्छी है फिर भी, संविधान में कुछ विशिष्ट ऐसे महाभूत हैं ऐसे जो इसकी आलोचना करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संविधान के कुछ विशेषज्ञ या समय समय पर इसमें कुछ आलोचनाएं भी मिली हैं। तो मूल कर्तव्य की आलोचना क्या है, मतलब इसकी बुराई कहाँ कहाँ पर हुई, और इसको यह समझना है कि कौन कौन से और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाना आवश्यक था। तो आइए इसकी आलोचना के बारे में समझते हैं। आलोचना एक तरीके की आप समझ लीजिएगा बुराई। देखिए, फंडामेंटल राइट को व्यक्ति लोगों ने नहीं छोड़ा, डीपीएसपी को नहीं छोड़ा, तो मूल कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। इसकी भी कुछ न कुछ बुराइयां को बताते हैं। बुराइयां इसलिए बताते हैं कि कहते हैं कि मूल कर्तव्य में कुछ और मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने क्या कहा, कर्तव्य, यह जो मूल कर्तव्य की सूची है,
मूल कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, जो बात अभी हम लोगों ने बताया, इसमें कुछ और मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए थे, इसमें कुछ और मूल कर्तव्य जोड़ना चाहिए था। बात को समझिएगा, मतलब जो आलोचक हैं मूल कर्तव्य के, वो ये कह रहे थे कि ये 11 मौलिक कर्तव्य के 10 मौलिक कर्तव्य के बाद कुछ और मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए थे, इसलिए मूल कर्तव्य की यह जो 10 की लिस्ट है ये पूर्ण नहीं है, मतलब एक तरीके की बुराई। तो लोगों ने कहा क्या, लोगों ने यह कहा कि कर्तव्य की जो यह सूची है, इस सूची में और कौन कौन सी चीजें जोड़नी जानी चाहिए। तो एक पहली बात बताए, मतदान करना, या मतदान करना एक आपका कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी बात, कर देना, टैक्स देना, ये भी जोड़े जाने चाहिए था। और एक तीसरा आपका था परिवार नियोजन। बात को मेरे दोस्त अच्छे से समझ लीजिएगा, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ आलोचक कहते हैं कि यह जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ और मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए थे। कौन कौन से? एक मतदान देना एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, कर देना, कर अदायगी करना, अदा करना, ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, और परिवार नियोजन भी एक आपका क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए कर्तव्यों की सूची अभी भी पूर्ण नहीं है। इसका मतलब है, बात को ध्यान यह देना है कि यह जो कर देना है, कर देना मतलब टैक्स की जो बात कहे थे, यह बात सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। बातें समझ में आई? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर देना इसकी सिफारिश किए थे, लेकिन संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया था। ये बातें समझ में आई। चलिए दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात क्या समझते हैं? यह जो कुछ आलोचक यह कहते हैं, कुछ आलोचक का कहना है, कुछ आलोचक का कहना है कि मूल कर्तव्य को भाग 4 का में नहीं जोड़ना था, इसे भाग 3 के बाद जोड़ना चाहिए था। बात को समझिएगा। दूसरी बात में आलोचक यह कह रहे हैं कि जो यह मूल कर्तव्य है, या जो भाग 4 का में मेंशन है, इसको भाग 4 के बाद नहीं जोड़ना था, इसको भाग 3 के बाद जोड़ना था। अर्थात व्यक्ति का यह मत था कि यह भाग 3 का में जोड़ा जाना चाहिए था। बातें इतनी समझ में आई होगी, बातें समझ में आई मेरे दोस्त। आप लोग शायद मौलिक कर्तव्य का यह जो टॉपिक है आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर पाए होंगे। अगर मेरी कोई भी बात मूल कर्तव्य से रिलेटेड या संविधान से टॉपिक में जो भी चीज़ें अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं, कोई भी बात आप लोग अच्छे तरीके से यदि ना समझ पाए हों, तो मेरे दोस्त आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये बातें यहाँ पे नहीं समझ में आ रही हैं। ज़रूर आपको उस तरीके के डाउट को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा फिर से। और यह जो मेरा एग्जिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इस एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बातें ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।